रूस को लगा कि वह चालाकी कर रहा है और ऊपरी तौर पर वह था भी। कई ड्रोन हमलों के बाद रूस ने सबसे महत्वपूर्ण संयंत्रों में से एक के चारों ओर मानव रहित हवाई वाहनों से सुरक्षा के लिए बड़ा पिंजरा बना दिया। ये तरीका काम भी कर जाता। रूस के पास अब ड्रोन प्रूफ किला है और उसे लगा कि उसने यूक्रेन को हरा दिया। यूक्रेन ने रूस को गलत ठहराया। अगर ड्रोन से बचाव कोप केज रूस का जवाब है तो यूक्रेन ने सवाल बदल दिया है। रूस की योजना विफल रही क्योंकि यूक्रेन ने किले पर हमला किया। यूक्रेन ने ड्रोन नहीं भेजा बल्कि कुछ और ताकतवर भेजा। रूसी योजना सीधी थी। यूक्रेन से 885 किलोमीटर दूर चुवाशिया गणराज्य में चेबोकसारी स्थित है। इसी शहर में व्नीर प्रोग्रेस प्लांट है जो रूस की बड़ी सैन्य सुविधाओं में से है क्योंकि ये रूस के सबसे खतरनाक हथियारों की मिसाइलों के पुर्जों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। उस प्लांट को अजेय माना जाता था। 885 किलोमीटर की दूरी यूक्रेन के लिए हमला करने के लिहाज से काफी दूर मानी जाती थी। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन ने दिखाया कि दूरी समस्या नहीं है, इसलिए उन्होंने उस प्लांट पर कई बार हमला किया। रूस ने सोचा, हमारे पास ड्रोन की अनोखी समस्या है, अब हमें इसका समाधान चाहिए। समाधान यह निकला कि व्नीर प्रोग्रेस प्लांट की प्रशासनिक इमारत और वर्कशॉप को बड़े धातु के पिंजरे से ढका जाए, न कि आमतौर पर युद्ध में प्रयोग होने वाले एंटी ड्रोन नेट्स से। डिफेंस एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित की गई तस्वीरों ने दिखाया कि जमीन से इमारत कैसी दिखती थी और बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी स्पेटियल इंटेलिजेंस फर्म वेंटूर द्वारा साझा की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि पिंजरा पूरी इमारत के चारों ओर फैला हुआ था। इस तर्क में दम था। इन कोप केजों को, जैसा कि इन्हें अक्सर उपहासपूर्वक कहा जाता है, एक ही उद्देश्य से लक्ष्य के चारों ओर लगाया जाता है। ड्रोन द्वारा लाई गई वारहेड को समय से पहले विस्फोटित करना ताकि धमाका लक्ष्य को कोई नुकसान न पहुंचा सके। रूस ने अपनी इमारत जैसे बड़े कोप केज के जरिए अपने सबसे अहम प्लांट्स में से एक की सुरक्षा का बेहतरीन तरीका सोचा था। रूस गलत था। और जब आप समझते हैं कि कोप केज आमतौर पर इमारतों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। इन्हें टैंकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। रूस अपने टैंकों पर कोप केज का इस्तेमाल आक्रमण की शुरुआत से ही कर रहा है, आई पेपर ने मार्च 2022 में बताया। शुरुआती संस्करणों में कैनवस से ढके धातु के फ्रेम होते थे जिनका इस्तेमाल टर्रेट्स को घेरने के लिए किया जाता था। इन कोप केजों के बाद के संस्करण पूरे टैंक को घेर लेते हैं, जिससे वजन काफी बढ़ जाता है और रूस की सुरक्षा की जरूरत में ये टैंक लगभग अनुपयोगी हो जाते हैं। यूक्रेन द्वारा रिपोर्ट किए गए 12,025 नष्ट रूसी टैंकों के बाद पता चला कि रूस के टैंक कोप केज पुतिन और साथियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। शायद VNIIR प्लांट के चारों ओर का केज अलग हो सकता है। आखिरकार उस प्लांट को तो हिलना डुलना नहीं है, इसलिए वजन की चिंता कोई समस्या नहीं है। केज को बिल्डिंग के चारों ओर भी बनाया जा सकता है, न कि सीधे उस पर। इसका मतलब है कि केज और टारगेट में ज्यादा फासला होगा, जिससे ड्रोन वॉरहेड के फटने के लिए अधिक जगह मिलेगी और VNIIR प्रोग्रेस प्लांट सुरक्षित रहेगा। हाँ, रूस को लगा उसके पास हल है और वो काम करता दिख रहा था। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट का प्रशासनिक भवन और वर्कशॉप के चारों ओर कोप केज करीब 1 साल से 2026 की गर्मियों तक मौजूद था। प्लांट अब भी सलामत था। यूक्रेन के ड्रोन उस तरह की सीधी चोट नहीं कर पाए थे जिससे प्लांट को बंद किया जा सके। यूक्रेनी सैन्य खुफिया विभाग में बीते 4 वर्षों में बार बार वही प्रक्रिया दोहराई गई। रूस ने फिर नया आइडिया निकाला। जरूर आइडिया बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो यूक्रेन के ड्रोन को रोक रहा था। यूक्रेन का काम था खुद को ढालना और प्लांट को निशाना बनाना, और जून में यूक्रेन ने ठीक यही किया। 10 जून को यह खबर सामने आई। यूक्रेन की सेनाओं ने रूस के अंदर गहराई तक हमला किया था और जिस प्रोग्रेस प्लांट को रूस ने इतना समय और मेहनत लगाकर एक एंटी ड्रोन किला बनाया था, उस पर हमला हुआ था। रूस ने फिर ड्रोन इंटरसेप्शन का दावा किया, पर अपने प्लांट में लगी आग को नजरअंदाज कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रात भर चले हमले में कई क्षेत्रों के ऊपर
326 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए और यूक्रेन ने कब्जे वाले मारियुपोल क्षेत्र के ठिकानों पर भी हमला किया। 10 जून की सुबह तक टेलीग्राम चैनल और रूसी मीडिया ने रूस के प्लांट्स पर यूक्रेन के हमले की खबर दी। यूनाइटेड 24 मीडिया हमें रिपोर्टों का सारांश देता है। प्लांट में आग लगी थी, टकराई चीज ने इतनी बड़ी आग फैला दी कि इमारत को भारी नुकसान हुआ। पल भर में रूस ने एक वर्कशॉप खोदी जो उस प्लांट का हिस्सा थी जहां शाहिद ड्रोन और इस्कंदर मिसाइलों के पुर्जे बनाए जाते हैं, साथ ही कोमिटो मॉड्यूल्स भी जो अक्सर गिराए गए शाहिद ड्रोन में पाए जाते हैं। ये मॉड्यूल्स ड्रोन को सैटेलाइट नेविगेशन से रास्ता बनाए रखने में मदद करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा हो। रूस को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अभी क्या हुआ था। उसने सुरक्षा प्रणाली ऐसे नतीजे से बचने के लिए बनाई थी। यूक्रेन के ड्रोन जितनी दूर चाहे उतनी दूर जा सकते थे। वे वनीर प्रोग्रेस प्लांट की धातु दीवार कभी नहीं भेद सकते थे। फिर वे कैसे भेद पाए? जवाब बहुत आसान है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब यूक्रेन की सेना गहरे हमलों को रोकने के लिए रूस के अपनाए नए तरीके का हल ढूंढ रही थी, उसने एक आसान जवाब खोज लिया। अगर रूस ड्रोन से इतनी सख्ती से सुरक्षा करेगा तो ड्रोन भेजो ही मत। ऐसा भेजो जिससे प्रोग्रेस प्लांट बच न सके। मिसाइल। रूस मिसाइल लड़ाई में एंटी ड्रोन केज लाया जिससे प्रोग्रेस प्लांट को नुकसान हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक्स पर बताया कि रूस के कोप केज के जवाब में यूक्रेन ने अपनी प्रमुख क्रूज मिसाइल भेजी। हम रूसी सैन्य ठिकानों और तेल उद्योग पर यूक्रेनी लंबी दूरी के प्रतिबंध जारी रखते हैं। पिछली रात यूक्रेनी FP-5 फ्लेमिंगो ने चेबोकसारी के सैन्य संयंत्र पर हमला किया जो सेना को ड्रोन और मिसाइलों के पुर्जे देता है, वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि यूक्रेन ने रूसी तेल पर एक और हमला किया है क्योंकि उसकी सेनाओं ने समारा में कुइबिशेव तेल रिफाइनरी पर हमला किया जो यूक्रेन से 900 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। साथ ही व्लादिमीर क्षेत्र में 2 तेल संयंत्रों पर भी हमला किया जो 700 किलोमीटर से अधिक दूर है। वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल से हुए नुकसान की एक क्लिप साझा की। हम मिसाइल को उड़ान में देखते हैं। एक मौके पर ऐसा लगता है कि इसे एक रूसी निवासी की खिड़की से रिकॉर्ड किया गया है जिसने इसे अपने सामने से गुजरते हुए देखा। अब देखते हैं मिसाइल ने क्या किया। प्रोग्रेस प्लांट, जिसकी अधिकतर कोपकेज अब भी सही है, वहां से धुआं निकल रहा है। यूक्रेन की मिसाइल ने रूस के किलेबंदी को चीरते हुए अपने लक्ष्य पर जबरदस्त ताकत से हमला किया। रूस ने मिसाइल का हिसाब नहीं लगाया था। एक कोप केज छोटे धमाके रोक सकता है लेकिन मिसाइल के सामने बेअसर है। ताकत की बात करें तो फ्लेमिंगो यूक्रेन के सबसे भारी हथियारों में है। 10 से 14 मीटर 33 से 46 फीट लंबा फ्लेमिंगो यूक्रेन की एक क्रूज मिसाइल है जिससे वह रूस के भीतर गहराई से हमला कर सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार फ्लेमिंगो मिसाइल 3000 किलोमीटर तक उड़ सकती है और 1150 किलोग्राम वारहेड ले जा सकती है। इसमें एक सामान्य ड्रोन से कहीं अधिक विस्फोटक शक्ति है। इसी कारण रूस का कोप केज यूक्रेन के इस हथियार को रोकने में विफल रहा। यूक्रेन का फ्लेमिंगो बड़ा, नॉन स्टेल्थी और सबसोनिक होते हुए भी लगभग 1000 किलोमीटर दूर रूस की सुरक्षित मानी गई फैक्ट्री तक पहुंच गया। क्या ये रूस का घमंड था? क्या उसे यकीन था कि उसकी कोप केज इतनी अच्छी है कि प्रोग्रेस प्लांट के पास एयर डिफेंस की जरूरत नहीं? या फिर रूस के पास 4 साल की जंग के बाद तैनात करने के लिए अतिरिक्त एयर डिफेंस नहीं था जिसमें उसने 1420 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर यूनिट्स खो दी, जिसमें मार्च का कत्लेआम भी शामिल है जब यूक्रेन ने एक ही महीने में 54 यूनिट्स को तबाह कर दिया था, जिसमें 39 एयर डिफेंस सिस्टम और 15 रडार शामिल थे। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते और यूक्रेन को इसकी परवाह भी नहीं होगी। यूक्रेन ने रूस को अभी ये दिखा दिया है कि उसे सिर्फ यूक्रेन से उड़ने वाले ड्रोन से ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीज़ों से डरना चाहिए। अब मिसाइलें भी मैदान में हैं और वो भी कोई आम मिसाइलें नहीं। ये हथियार यूक्रेन में बन रहे हैं जो किलेबंदी तोड़ने और रूसी युद्ध मशीन की सप्लाई चेन वाले प्लांट्स
नष्ट कर सकते हैं। फ्लेमिंगो मिसाइल कुछ समय से मौजूद है, लेकिन 10 जून को इसे मिसाइल की पहली बड़ी सफलता के तौर पर याद किया जा सकता है, क्योंकि उस दिन इसने वही किया जो इसे करना था। गहराई तक वार करो, जोरदार वार करो और रूस ने जो भी सुरक्षा इंतजाम किए हैं उन सभी को पार कर जाओ। रूस इमारतों की ड्रोन से सुरक्षा चाहता है, लेकिन यूक्रेन को फर्क नहीं पड़ता। वह मिसाइल क्रांति के दौर में है, जो युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाए, ये एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए फ्लेमिंगो से शुरू करते हैं। हमें पता है कि यह मिसाइल क्या कर सकती है, और टूटा हुआ ड्रोन रोधी केज व जलता कंपोनेंट्स प्लांट ने पुतिन व उनके साथियों का ध्यान आकर्षित किया है। ये मिसाइल अपनी रेंज और ताकत से बढ़कर है। विक्रम मित्तल ने 13 मार्च को फोर्ब्स में कहा था कि फ्लेमिंगो मिसाइल ने यूक्रेन युद्ध की दिशा बदल दी है। उस समय फ्लेमिंगो न केवल बड़ी मात्रा में बन रही थी, बल्कि इसका लगातार संचालन भी शुरू हो गया था। इसे यूक्रेन की डीप स्ट्राइक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया, जिसका उद्देश्य रूस की वायु रक्षा को फैलाना और उन लक्ष्यों को नष्ट करना है जिन्हें यूक्रेन 1 साल पहले तक नहीं मार सकता था, जब तक कि इसकी गुलाबी मिसाइल सामने नहीं आई थी। मित्तल ने बताया कि यूक्रेन ने कई बार उच्च मूल्य वाले रूसी लक्ष्यों पर हमला किया है, और हर बार रूस के लिए 3 चिंताजनक रुझान सामने आए हैं। पहले मिसाइलों की संख्या अलग अलग लॉन्च से बढ़कर अब 4 से 6 मिसाइलों की एक साथ बौछार हो गई है। दूसरा, लक्ष्यों की दूरी बढ़ी है और हालिया हमला रूस के अंदर गहराई तक गया। तीसरा, मिसाइलें रूसी वायु रक्षा को पार कर लक्ष्यों तक पहुंच रही है, जिससे इनकी प्रभावशीलता बढ़ी है, मित्तल ने कहा। इन तीनों प्रवृत्तियों से यूक्रेन की लंबी दूरी की हमले की रणनीति बनती है। ये अब इतनी परिपक्व हो गई है कि पहले से अधिक ताकतवर हमला कर सकती है और बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो मिसाइलें व ड्रोन छोड़ सकती है, जिससे रूस की वायु रक्षा असहाय हो जाती है। रूस ने कहा था कि फ्लेमिंगो के प्रोग्रेस प्लांट पर हमले वाले दिन उसने 326 ड्रोन गिराए थे। इतने ड्रोन रूस की वायु रक्षा को भ्रमित करने भेजे गए, ताकि फ्लेमिंगो ड्रोन रोधी केज को भेद सके। शायद हमें कभी पता ना चले, लेकिन यही एक परिपक्व स्ट्राइक रणनीति का उदाहरण है, और फ्लेमिंगो मिसाइल इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फ्लेमिंगो का निर्माण यूक्रेन के रक्षा उद्योग की नई परिपक्वता दर्शाता है। 2022 में जैसा हमला 10 जून को हुआ, वह संभव नहीं था, चाहे यूक्रेन के पश्चिमी साझेदार देश में मिसाइलें भेज रहे थे। 4 साल आगे बढ़े तो यूक्रेन के पास न सिर्फ अपनी क्रूज मिसाइलें बनाने का तकनीकी ज्ञान है, बल्कि वह उत्पादन को इस स्तर तक बढ़ाने में भी सक्षम है कि उसे इन मिसाइलों का भंडार केवल कभी कभार के हमलों के लिए सुरक्षित नहीं रखना पड़ता। यूक्रेन परिपूर्णता के बजाय परिचालन व्यवहार्यता को प्राथमिकता देता है, जिससे वह फ्लेमिंगो मिसाइलों का बड़े पैमाने पर निर्माण कर सकता है, और रूस की दूरी व एंटी ड्रोन रक्षा रणनीति बेकार हो गई है। अब वह योजना नहीं चलेगी। यूक्रेन के पास रूस की हर रक्षात्मक चाल का जवाब है। जितना ये पुतिन और रूस के लिए चिंता की बात है, यहाँ एक और बड़ी तस्वीर भी है। फ्लेमिंगो का ड्रोन रोधी पिंजरों को भेदना ही पुतिन को नहीं डरा रहा। यहाँ रूस यूक्रेन के हमलों को रोकने में असफल और परेशान दिख रहा है। ये स्थिति और बिगड़ने वाली है, क्योंकि फ्लेमिंगो तो बस उस बड़े मिसाइल भंडार की शुरुआत है जिसे यूक्रेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। हम जानते हैं कि पुतिन यूक्रेन के ड्रोन से डरे हैं। इसी डर से प्रोग्रेस प्लांट के चारों ओर ड्रोन रोधी पिंजरा बनाया गया। इसीलिए वल्दाई में पुतिन के निवास के चारों ओर एंटी ड्रोन जाल लगाए गए हैं। रूस के नेता मानते हैं कि यूक्रेन सिर्फ ड्रोन से ही नुकसान करेगा, लेकिन वे गलत हैं। 10 जून और फ्लेमिंगो इसे साबित करते हैं। रूस के लिए बड़ी समस्या ये है कि यूक्रेन अब मिसाइलों की ओर बढ़ रहा है, जो कुछ साल पहले अकल्पनीय था। अटलांटिक काउंसिल के 2 मार्च के लेख के अनुसार फ्लेमिंगो यूक्रेन की कई इस्तेमाल या विकसित की जा रही मिसाइलों में से एक है। $1 मिलियन घरेलू रक्षा उद्योग में निवेश हो रहे हैं, जो अपनी मिसाइल मार्केट बना रहा है, जैसा काउंसिल कहती है। यूक्रेन के पास उस मार्केट को तेजी से बढ़ाने की योजना है। यूक्रेन को पिछले कुछ वर्षों में
ड्रोन के साथ किए गए अपने काम के कारण पहले से ही पता है कि विचारों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए और उत्पादन को कैसे तेज किया जाए। और वही कई अवधारणाएं मिसाइल मार्केट में भी काम करेंगी। रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव कहते हैं कि यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय वेंचर निवेशक की तरह उन कंपनियों को बड़े अनुदान दे रहा है जो मिसाइल और संबंधित तकनीक विकसित कर रही हैं। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की भी मिसाइल समर्थक हैं। 9 जून को न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने बताया कि सिरस्की ने 2030 तक यूक्रेन की मिसाइल और तोपखाना बलों में बदलाव की योजना का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। इस योजना के तहत यूक्रेन सोवियत युग की मिसाइलों और रॉकेट प्रणालियों को हटाकर आधुनिक और अधिक प्रभावी स्वदेशी विकल्पों को अपनाएगा। पश्चिमी निर्मित मिसाइलों का यूक्रेन द्वारा स्वागत किया जाएगा और उनका उपयोग भी किया जाएगा। अब यूक्रेन मिसाइलों पर पहले जितना निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका ध्यान घरेलू उत्पादन पर है, जिसकी रूस ने कभी कल्पना नहीं की थी। सिरस्की के अनुसार ये नई योजना ड्रोन तकनीक में और प्रगति के साथ 2000 की मिति तक लक्ष्यों को लगातार नष्ट कर सकेगी, मिलिटारी रिपोर्ट करता है। अगर रूस को लगता है कि उसे सिर्फ फ्लेमिंगो की ही चिंता करनी है तो वह गलत है। यूक्रेन अपने खुद के बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने के और करीब पहुंच रहा है। जब वे मिसाइलें पहुंचेंगी तो वीनीर प्रोग्रेस प्लांट और उसके कोर्ट केज के साथ जो हुआ वह उसके मुकाबले पिकनिक लगेगा। 4 जून को डिफेंस एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि फायर पॉइंट, जो फ्लेमिंगो मिसाइल के पीछे की कंपनी है, ने अपनी FP7 बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरा ज्ञात प्रक्षेपण किया है। वह परीक्षण कुछ वजहों से दिलचस्प था। खास बात यह थी कि यह फायर पॉइंट की नई मिसाइल के FP7X संस्करण का परीक्षण था, जो उस डिजाइन का एक रूपांतर है जिसे यूक्रेन रूस की आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि इंटरसेप्टर FP7 आधारित है, फायर पॉइंट द्वारा किया गया दूसरा परीक्षण सफल रहा और पहली बार यूक्रेन की नई बैलिस्टिक मिसाइल की निर्देशित उड़ान क्षमता प्रमाणित हुई। FP7X महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन इसे पेट्रियट मिसाइल से 5 गुना कम कीमत पर बना और इस्तेमाल कर सकता है, जिस पर वो रूस की मिसाइल धमकी से निपटने के लिए निर्भर था। लेकिन रूस को असली चिंता इस बात की है कि FP7 एक आक्रामक विकल्प के रूप में क्या दर्शाता है। यूक्रेन की नई मिसाइल 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकती है और इसका कंपोजिट एयर फ्रेम उत्पादन लागत घटाता है। इसका मतलब रूस के लिए यह है कि यूक्रेन के पास भी जल्द ही वही चीजें होंगी जिनका इस्तेमाल रूस इतने समय से यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। ड्रोन, शत्रुज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा संयोजन जिन्हें बड़े पैमाने पर बनाया और भारी मात्रा में दागा जा सकता है। FP7 के रूस को तबाह करने में फ्लेमिंगो के साथ शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर सैन्य विशेषज्ञ पावलो नारोजनी सही हैं, तो यूक्रेन जल्द ही इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकेगा कि रूस को गंभीर नुकसान पहुंचा सके। नारोजनी ने यूक्रेनी रेडियो को बताया कि फायर पॉइंट बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना निजी है, जबकि राज्य समर्थित सैप्सान परियोजना भी चल रही है। डेटा साझा हो रहा है और दोनों मिसाइलें तैयार हो रही हैं। नारोजनी का कहना है कि मिसाइलें तैयार होते ही यूक्रेन हर महीने कई दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। फ्लेमिंगो उत्पादन क्षमता 2026 में 30 से बढ़कर 50 प्रति माह हो गई है और अधिक निवेश से ये और बढ़ सकती है, जिससे रूस के लिए खतरा बढ़ता है। कोर्ट केज रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर को खतरे से नहीं बचा पाएंगे। यूक्रेन की क्रूज मिसाइलें पहले ही चल रही है। रूस के पास इसका एकमात्र जवाब है ड्रोन रोकने के लिए इमारतों के चारों ओर धातु के पिंजरे। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें भी पीछे नहीं होंगी। रूस ने सोचा था कि वह चालाक है, लेकिन यूक्रेन ने फिर साबित किया कि रूस युद्ध की हकीकत से पीछे है। मिसाइलें आ रही हैं, ड्रोन अब नहीं रुकेंगे। रूस की युद्ध मशीन को 2 साल से तबाह कर रहा स्ट्राइक अभियान अब इतना अपग्रेड हो गया है कि यूक्रेन के लिए ये युद्ध जीतने की रणनीति बन सकता है। कुछ मिनट पहले FP7X का जिक्र हुआ था। अगर आप FP7, उसकी मिसाइल और यूक्रेन में हुए परीक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास एक शानदार वीडियो है। हमारे विश्लेषण को देखें कि यूक्रेन की नई बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब है, सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए भी।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलिट्री शो की रोज़ाना की जानकारी सीधे आपके फीड में मिलती रहे। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।